अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी में गौशाला चौक के नजदीक में एक बहुत बड़े विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर वामन मेश्राम साहब जो वाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे। उनका स्पीच था और उसी कार्यक्रम में पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी कई बड़े हस्तियां जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई हुई थी, और उस हस्तियों में से एक महान शख्सियत कह सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद है, जो अभी आप देखते होइएगा सोशल मीडिया में कि लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े चैनल, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर फॉलोअर को छोड़ करके इतना पॉपुलर चेहरा, भले ही अभी इन चेहरे को नहीं जानते होइएगा आप, चेहरा बदला है, पहले दुबली पतली थी, अब थोड़ा सा हेल्दी हो गई है। नाम से जरूर वाकिफ होइएगा, पूजा जनकपुर वाली, जो मैथिली और मिथिलांचल के क्षेत्र में काफी नाम कमाई है। काफी इनका वीडियो देखे होइएगा, इनका वीडियो और भी चर्चित चेहरे रामलाल जैसे लोगों के साथ में इन्होंने काफी अच्छा वीडियो बनाया है और काफी पॉपुलर रहे। लेकिन इन सारे चीजों को छोड़ करके, और यही नहीं, अभी तो कॉमेडी की बात किए हैं, फिल्मों में भी काम किए हैं, चाहे वो नेपाली फिल्म हो, मैथिली फिल्म हो और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करने के बाद ये सारे कैमरा से दूर हो गए और आ गए ये सामाजिक मुद्दों को लेकर के एक नए जगह से शुरुआत किए हैं। आखिर इन सब चीजों को छोड़ करके मैडम, लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, काम किए हैं, तो सब बातों को जानते हैं। इन सभी चीजों को छोड़ करके आखिर क्या वजह रहा कि ये आप सामाजिक मुद्दों में आ गए? सबसे पहले तो आरके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं पूजा पासवान नेपाल से जय सलेश, जय चौहरमल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी का अभिवादन करना चाहती हूँ। और रही बात, सवाल उठा है मेरे कलाकारिता क्षेत्र को छोड़ के और सामाजिक क्षेत्र को आने के लिए। सबसे पहले बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, अपने जो भी क्षेत्र से वो जुड़े हो, पहले वो समाज का बेटा या बेटी होती है या होता है, उसके बाद वो अपने जर्नी में बहुत कुछ करते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, तो कोई कलाकार, बहुत सारे अपने क्षेत्र से चुनाव करके, चूज करके, उसको संघर्ष करके उस जगह तक पहुंचते हैं। रही बात कि मैं एक वायरल चेहरा होने के बावजूद भी उस चीज को छोड़ के मैं एक सामाजिक फील्ड में उतर गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे बहुत बड़ा एक सामाजिक रीजन है। और वो सामाजिक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं तो व्यक्तिगत जितना लोगों को मुझे जानना चाहिए, क्योंकि भारत में मेरा लगभग 85% लोग मेरा जनकपुर वाली कह के 85% व्यूअर्स जो है वो भारत से है। और भारत के जितने भी लोग हैं उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिए हैं, मिलियन में मेरा व्यूज है, आप जाके देख सकते हैं। और 17% नेपाल से देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी एनालिसिस करते हैं कि कितना, कौन देश से कितना लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं व्यक्तिगत तो आगे बढ़ जाऊंगी या तो बहुत कुछ कर जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा समाज जो है, कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी को आगे आने चाहिए हमारे समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त है, मस्त है कि हमारे समाज किस तरफ जा रहे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वजह यही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कलाकारिता या पत्रकारिता या अन्य भी जितने भी आप इंडस्ट्री में जाइए, कहीं ना कहीं जातिवाद होता है उस जगह पे, और कहीं ना कहीं जातिवाद करके उसको, जो उसमें कैप्सिटी होता है, उसको वो लोग क्या करता है, मतलब उसमें क्या क्षमता वो नहीं देखता है, जाति किस जात से है। तो कहीं ना कहीं मनवादी सोच के लेके हमारे जितने भी समाज के जो बेटियां है या बेटे हैं, जो युवाएं हैं, जिसमें कला का धनी था वो लोग, जिसमें और भी बहुत सारे टैलेंटेड थे वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जातीयवाद के तहत वो लोग का टैलेंट को दबा दिया गया। उन लोगों को बहुत ऐसे कुछ है। मैंने भी एक फिल्म डायरेक्शन की थी, दहेजक पीड़ा, जिस फिल्म को मधेश के, नेपाल भूमि एक जो मधेश राज्य है, मध्य प्रदेश, उस राज्य के कुछ मनुवादियों को ये हजम नहीं हुआ कि एक दलित का बेटी नेपाल के मधेश भूमि का पहला लेडीज डायरेक्टर बनने जा रही है। कहीं ना कहीं उसको खटक हुआ मन में, और यही वजह है कि मेरा फिल्म नहीं चलने दिया।
और उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं जब तक उन लोगों का धूल न चटा दूं, जातीयवाद मनाने वाले को, जातीयवाद के नाम पे नारा लगा के शोषण करने वाले को जब तक मैं धूल न चटा दूं, मैं शांत से नहीं बैठूंगी। और यही वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैं अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय मूलवासी जो भारत के मूलवासी है, जो नेपाल के मूलवासी, मैं मूलवासी के लिए काम करती हूँ और अपने समाज के लिए काम करती हूँ। और मेरा जो सपना है, जो हमारे देश के मूलवासी जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसको जो उनका इतिहास है वो अपना इतिहास, क्योंकि एक कहावत है, जो अपना इतिहास, जिसको अपना इतिहास न पता हो वो अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता है। मैं कोई नेता नहीं जो मैं बड़े बड़े भाषण मार सकती हूँ, लेकिन हाँ, इस देश की बेटी हूँ और नेता भी पहले समाज का बेटा होता है, तब जाके वही समाज से बनता है नेता। तो मैं हर एक व्यक्तित्व को ये कहना चाहती हूँ जो हमारे समाज में, जो अभी खास करके दलित बच्चाओं पे, जो हर एक क्षेत्र में जो शोषण वर्ग, जो शासक वर्ग सब जो शोषण करते हैं, उस शोषण को कैसे अंत किया जाए और हमारे नेपाल के हो या चाहे भारत की हो मूलवासी कैसे सुरक्षित रहे, कैसे शिक्षित रहे। क्योंकि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है 3 ठो कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, हम लोग किसी तरह के अधिकार को हम लोग नहीं ले पाएंगे। जब तक हम लोग संगठित नहीं बनेंगे, हम लोग कभी भी एकजुट होके किसी भी चीज को हासिल करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छिटपुट होके रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात संघर्ष करने की, हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, घर बैठ के हो गया, हाँ नारा लगाओ, चलो जुलूस में भोज भातेर खाओ, पता फेंक दो, हो गया काम। तो मैं चाहती हूँ इस चीज को पन्ने में नहीं, इस चीज को नारा में नहीं, इस चीज को व्यवहारिक में भी लागू होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने वर्षों वर्ष तपस्या की अपने समाज को। आज जो हम लोग ये लिवाज लगा रहे हैं, 2 शब्द बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का बहुत बड़ा देन है। तो नमन है वैसे महारथी को, जो वीर अमर है हमारे लिए कभी वो मतलब इस शहीद नहीं हुए हैं, हमारे लिए अभी भी दिल में वो जिंदा है। और उन्हीं के जो विचारधारा है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी भारत के जो जितने भी मूलवासी है, उन सभी को मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैं पूजा पासवान नेपाल से, कि आप लोग अपना अधिकार को समझे, आप लोग नौकरी कीजिए। नौकरी का मतलब होता है कि हम लोग जितना मेहनत किए हम लोग उतना बोनस पाएंगे, उतना हम लोग सैलरी पाएंगे। और चाकरी का मतलब होता है कि नौकरी पैसा मिले ना मिले, गुलाम होके रहना है। तो कहीं ना कहीं देश का 75 साल की आजादी में देश तो आजाद हो गया, भारत देश तो आजाद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम अभी भी भारत के लोग है, भारत के मूलवासी है। तो इन लोगों को गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ, जो दिमागी रूपी जो जकड़ा हुआ है, इन लोगों के पहले दिमाग का जो जंजीर है उसको तोड़ना होगा। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने क्या बोला था उसको पहले फॉलो करना होगा। हम लोग 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे मंदिर में रह के घंटी डोला डोला के, एक कहावत है, पत्थर पूजे से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़े से मिले ज्ञान, और मंदिर पूजे से वरदान मिले तो पंडित क्यों मांगे दान। अगर हम लोग 10 घंटा बैठ के हम लोग ये हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के हम लोग अपना दिन दुखी सारा सुनाते हैं, इतना उसी हनुमान चालीसा के वक्त हम लोग उसी में से हम लोग 10 मिनट टाइम निकाल के अगर भीमराव अंबेडकर का बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान का पन्ना अगर उल्टा के हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोगों को शायद नहीं लगता है मुझे कि किसी का भी हम लोगों को हाथ भीख मांगने की जरूरत है, किसी मंदिर में जाने की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, या किसी भी जगह में हम लोग को जज के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या चापलूसी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो अंधविश्वासी चीज है, अंधविश्वास से मुक्त जानना विज्ञान है, और न जान के मानना उसको बोलता है अंधविश्वास। तो हमारे समाज में 2 किस्म के पढ़े लिखे हैं, एक है लिखे पढ़े, एक है पढ़े लिखे। तो लिखे पढ़े का मतलब होता है, अगर यहाँ पे लिख दिया, अभी तो शाम का समय है, यहाँ पे लिख देगा कि रात है, रात का 10 बज गया। अब जो आएगा, अरे यहाँ पे तो रात का 10 बजा, शायद मौसम ही ऐसा होगा। कहने का मतलब इतना सर्च नहीं किया, 10 बज रहा है, घड़ी का टाइम बिग रहा है या नहीं बिग रहा है, वो ये नहीं देखा है, बस यहाँ पे लिखा है रात को 10 बज गया, वो पढ़ लिया, उसके बाद उसने लिख लिया। तो इसको बोलते हैं लिखे पढ़े लोग, जो हमारे समाज में ज्यादातर मिल जाएगा। उस पे सर्च नहीं करेगा, ये चीज जो लिखा है किसी चीज के लेके इतिहास, ये सच है भी या नहीं, उसमें सर्च नहीं मारेगा। वो लोग बस लिख के उसको डाल देगा, कॉपी पेस्ट जिसको बोला जाता है। और एक होता है पढ़े लिखे। पढ़े लिखा का अर्थ होता है कि स्वयं अनुभव करना, स्वयं सत्य क्या है, मेरा नाम पूजा है, सत्य है, तथ्य, पूजा नाम का व्यक्ति है भी या नहीं, उसको अनुसंधान करके उसको लिखना एक तथ्य है। तो सत्य और तथ्य को एक निचोड़ निकाल के उसको लिखना,
पढ़ के लिखना, उसको बोलता है पढ़े लिखे। तो हमारे समाज में पढ़े लिखे कम है, लिखे पढ़े ज्यादा है। यही वजह है जो पढ़े लिखे लोग के वजह से हमारे जो समाज है, हमारे जो देश है, वो कहीं ना कहीं जो विकृति है, विसंगति है, जो हमारे समाज में युवा है, जो युवा का दिन प्रतिदिन हमारे ही घर में जब भी नेता का चुनाव प्रचार में जाना होता है तो जितने भी लोग होते हैं हमारे देश का मूलवासी होते हैं, तो फिर बाहर का विदेशी कौन? बाहर का विदेशी कौन? तो ये जो ब्राह्मण लोगों ने जो शासन किया है, मूलवासी को गर्दन पे बंदूक रख के वो लोग क्या करते हैं, खुद सत्ता पे बैठ जाते हैं। हाँ, उन लोगों को ऐसे झंडा लेके पीछे पीछे चलो, ताली बजाओ, ताली बजाने के लिए मूलवासी है, लेकिन सत्ता खाने के लिए, राज खाने के लिए कौन है? ब्राह्मण है, आर्य ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों ने जो चापलूसी किया है, ब्राह्मणों ने हमारे दिए हुए भीख 5-10 रुपया का वो लोग जमा कर करके अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़वाते हैं, और हम लोग 50-25 हजार का नौकरी कमाते खाते, फिर भी बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मूर्ख है ना, हम लोग मूर्ख है, क्योंकि हम लोगों को वो लोग मूर्ख बना के अपने बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। वो लोग अपने, क्योंकि हमारे समाज को सबसे पहली बात है कि हमारे समाज इतना कमजोर है कि पढ़ने लिखने के लिए उतना पैसा नहीं है, और जितना पैसा है भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बच्चे के सिहार सुसार में, खान पान में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को हर तरह से हम लोगों को दबाया गया है। बरसों से हम लोग खेत उपजाते हैं, लेकिन हम लोग ठीक से, किसान लोग खाना, उस अनाज का सुख नहीं भोग पाते, क्योंकि वो सारे चीज बेच के हम लोग कहाँ पहुंचाते हैं? उस लोगों को हल चलाए हम और खाए कोई और। कहने का मतलब ये है, देश हमारा है, 85% हम है, और ये 4-5% मनुवादियों का राज चले हमारे देश पे, ये तो कदापि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मनुवादियों दिमागी रूप से गुलाम बना के हम लोगों के साथ, दिमागी रूप से, क्योंकि वो लोग लड़ते नहीं है, वो लोग ना लड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा। वो लोग इतना प्यार से आपको, स्वीट पॉइजन बोलते हैं ना, इतना स्वीट से आपको माइंड वॉश कर देगा ना कि आप लोग उसका गुलाम हो जाओगे। आपको लगेगा नहीं, वो तो मेरा परम गुरु जी हो गए, लेकिन ये नहीं समझते हैं आप कि वो हमारे राजा हो गए, हम तो भिखारी हो गए। तो जिस दिन खुद को सम्मान करना ये भारत के मूलवासी समझ जाएगा, खुद को सम्मान करना सीख जाएगा, उसी दिन देश का असली आजादी होगा। नहीं तो एक बात और, विश्व के रिकॉर्ड में है, नेपाल कभी किसी देश का गुलामी नहीं किया है, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद किसी देश का गुलामी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वहां का मूलवासी है, गुलामी के जंजीर में नहीं जक रहा है खुद को, तो कहीं ना कहीं वहां का मूलवासी है। और आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है नेपाल, एक कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और वहां पे यही का कुछ मनुवादी सब अभी बड़ा बड़ा कौन कौन संगठन बना के नेपाल में भी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवाते हैं, क्या क्या करवाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब जब हम मूलवासियों अधिकार मांगते हैं तो हम लोगों को क्या धर्म के आड़ में लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं वहां पे हम, ताकि वो लोग हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में उलझे रहे, और वास्तविक जो हम लोगों का अधिकार प्राप्त करने वाले मूलवासी है उसका अधिकार का हनन हो जाए, हमारा बात लागू हो जाए, और हम लोग बस तमाशा देखें और ये लोग स्वयं में लड़े। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय मूलवासी महासंघ के मैं नेपाल से एक उपाध्यक्ष भी हूँ, और अभी फिलहाल मैं फिल्म इंडस्ट्री को त्याग कर एक ग्लैमर इंडस्ट्री, मैंने बहुत अच्छा नेम फ्रेम पाई थी, बहुत अच्छा मुंह मांगा मुझे पैसा मिलता था, मूवी में काम करती थी, लेकिन मैंने सारे चीज को मैंने बैक करके मैं क्यों अपने समाज के लिए इस फील्ड में आई हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको मेरे बोली से लग गया होगा कि मेरे दिल में कितना दर्द है मेरे समाज के लिए। और अभी तो सिर्फ बोली है, लेकिन गोली चलाना भी पड़े तो नेपाल से इधर घुस के चला सकती हूँ अपने समाज के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेपाल मेरी माँ है तो भारत मेरी मौसी है, और माँ में मौसी में कभी फर्क नहीं होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।